हेलो डियर स्टूडेंट्स ये कक्षा बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र विषय की है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक चल रहा था पिछले कुछ लेक्चर से आदर्शवाद, और इस लेक्चर में भी हम आदर्शवाद ही पढ़ रहे हैं। और आदर्शवाद का आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 14 है ये, पार्ट 4, और इसके साथ आज से आदर्शवाद हमारा बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, आदर्शवाद का ये लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोगों ने आदर्शवाद का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में जाना। दूसरे पार्ट में हमने आदर्शवाद की परिभाषा को विस्तार रूप से समझा। तीसरे पार्ट में आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों को समझा, और आज हम आदर्शवाद और शिक्षा समझेंगे। क्योंकि भाई सिर्फ दर्शन हमें नहीं पढ़ना ना, हमें उस दर्शन की विचारधारा और उनके अनुसार शिक्षा क्या है ये भी पढ़ना है। आदर्शवाद और शिक्षा। तो आदर्शवादी शिक्षा को क्या मानते थे? बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया, शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों, ज्ञान और प्रक्रिया मानते हैं। आदर्शवादी शिक्षा को क्या मानते हैं? ज्ञान और प्रक्रिया दोनों मानते हैं, दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। किसको? ज्ञान, शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूपों में। अर्थात इनके अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है? ज्ञान भी है, यानी नॉलेज भी है, और एक प्रोसेस भी है, प्रक्रिया, एक प्रोसेस, वो प्रोसेस जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। शिक्षा क्या है? एक ज्ञान, शिक्षा तो ज्ञान तो है ही है, और नॉलेज तो है ही है, साथ ही साथ एक प्रोसेस भी है। ऐसा कौन मानते हैं? आदर्शवादी विचारधारा ऐसा मानती है। ठीक है, महान आदर्शवादी प्लेटो के शब्दों में मैं बताऊं आपको, प्लेटो साहब ने इसमें क्या कहा। प्लेटो जी कहते हैं, शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। ठीक, प्लेटो की परिभाषा के अनुसार शिक्षा क्या करती है? मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। और आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है? ज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। देखो भाई, ये पॉइंट वाइज आपको जानते हो बार बार मैं क्यों करा रहा हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पॉइंट वाइज करा रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ा रीज़न ऑब्जेक्टिव है, तो पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा और याद भी रहेगा। पॉइंट वाइज नोट्स रहेंगे, रिवीजन जल्दी हो जाएगा। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक ही ऐसा है और ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसे हम जितना टुकड़ों में बांटकर पढ़ें उतना आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी सीखते चलो, याद रहेगा। अगली बात हम इसमें करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी और शिक्षा का ये है, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य शारीरिक विकास। दूसरा सामाजिक विकास।
ठीक है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, थर्ड नैतिक एवं चारित्रिक विकास, नंबर 4 आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, ठीक है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, शाश्वत नियमों का पालन, शाश्वत नियमों का पालन। देखिए, अब ये जो 5 प्रमुख शिक्षा के उद्देश्य किनके द्वारा, आदर्शवादी विचारधारा के द्वारा। कौन कौन से? शारीरिक विकास, अर्थात शिक्षा प्रदान करने का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक विकास। अर्थात देखो, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक बालक कुछ सीख नहीं पाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर कहेंगे कि जब तक शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं होगा तब तक बालक कुछ सीख नहीं पाएगा, सीखने में असमर्थ होगा। तो हमें बालक को ही तो सिखाना है, तो उसके लिए ही पहले उसका शारीरिक विकास होना आवश्यक है। दूसरी बात, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य है बालक को रहना कहाँ है, समाज में, समाज में अन्य लोगों के साथ रहना है। तो जब बालक का सामाजिक विकास भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास लिख लेते हैं यहाँ पर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास अर्थात समाज में विभिन्न संस्कृतियां भी तो जीती हैं हमारे साथ साथ, तो उनका विकास भी बालक में होना बहुत आवश्यक है। तो आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। तीसरा, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे नागरिक, एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य मानव के लिए नैतिकता एवं उसके चरित्र का उत्तम होना बहुत आवश्यक है। तो नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में आता है। अब इन तीनों विकास के बाद आती है बात आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति क्यों? आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति इसलिए कि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति, अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के द्वारा ही आत्मानुभूति की जा सकती है। हम ऐसा पढ़ चुके हैं पहले भी। तो आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति भी शिक्षा का उद्देश्य है। और लास्ट है शाश्वत नियमों का पालन। तो आध्यात्मिक, देखो अब फिर से ध्यान से समझना, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया आत्मानुभूति। आत्मानुभूति कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक जीवन जीने से। आध्यात्मिक जीवन जीने से के लिए आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति आवश्यक है, और आदर्शवादियों के अनुसार शाश्वत नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। तो शिक्षा के उद्देश्य भी क्या लिखे गए? शाश्वत नियमों का पालन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए था? आदर्शवादी कैसे अनुशासन के बारे में मानते हैं, या कैसा अनुशासन होना चाहिए? आदर्शवादी आत्मा के द्वारा अनुशासित होना ही सच्चा अनुशासन मानते हैं।
ठीक है। तो आदर्शवादियों के अनुसार सच्चा अनुशासन क्या है? आत्मा के द्वारा अनुशासित होना। और आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर। तो हम खुद के द्वारा अनुशासित हों, अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासित हों, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही। जब हम अनजाने में कोई भूल करते हैं तो उस भूल का उतना पाप नहीं होता जब हम उस भूल को जानबूझकर करते हैं। और कई बार हम जानते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी हम कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है ना। और उन गलतियों को रोकने के लिए चाहे कितने भी नियम बना दिए जाएं, कितने भी कानून बना दिए जाएं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और फिर भी करने को तत्पर हैं, तो हम कभी नहीं मानेंगे। परंतु यदि हम आत्मा के द्वारा अनुशासित हैं तो वही सच्चा अनुशासन है और हम कभी गलत नहीं करेंगे। ये जो बात है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल अटल सत्य है। इसे आप अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आदर्शवादियों के अनुसार ऐसा अनुशासन इन्होंने दिया। प्रमुख आदर्शवादियों के बारे में मैं बता दूं आपको, इनका नाम याद रखिए। कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि कुछ प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम बताइए, तो जब भी नाम आए तो प्लेटो सबसे पहले याद रखिएगा। प्लेटो सबसे पहले, कॉमेनियस, हर्बर्ट, ठीक है। प्लेटो, कॉमेनियस, हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल आदि। और भी होते हैं, और भी हैं, लेकिन आप इतने नाम भी याद रखेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त है। मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका आदर्शवाद पार्ट 4 रहे। इसमें हमने क्या जाना? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा, जो कि शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों माने जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की, और हाँ, इनके बारे में मैंने जो कुछ भी बताने का प्रयास किया, जो डीप मैंने बीच में इसका डिस्क्रिप्शन दिया, उन डिस्क्रिप्शंस को भी आप नोट करेंगे। सिर्फ ये पॉइंट्स लिख के नहीं छोड़ेंगे, आप उन डिस्क्रिप्शंस को भी नोट करेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अनुशासन कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी आत्मा के द्वारा अनुशासित होना ही सच्चा अनुशासन मानते हैं। इसको भी मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। तो चलिए छात्रों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।